everyone, hey, I'm back with the video lecture और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे रेंज ऑफ मोशन पे क्योंकि लास्ट जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे चैप्टर 13 को हमने वाइंड अप किया था पर मेजरली वो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी में आ रहा होता है। मेजर फिजियोथेरेपी के जो टॉपिक्स होते हैं वो स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। सो हम मेजर रेंज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो हम इनको पहले वाइंड अप करेंगे फिर हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे। चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एक अलग वीडियो पहले भी बनी हुई है लेकिन दैट इज़ उसकी क्वालिटी का थोड़ा इशू आ रहा था तो हम दोबारा से इसको रिविजन करते हैं और दैट हम उसको मोर डिटेल देखते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन मेजरली आपके पास क्या होती है, आपकी नॉर्मल जो जॉइंट्स हैं इट्स सेल्फ वो कितना मूव कर सकते हैं, उनकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उस जॉइंट की अब किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की वो उसकी रेंज ऑफ मोशन होती है। अगर फ्लेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो उसकी रेंज ऑफ मोशन होती है, ठीक है। मेजरली अगर आपको पता है कि शोल्डर की फ्लेक्शन जो होती है 160 से 180 डिग्री होती है, राइट। तो अगर आप 160 से 180 डिग्री शोल्डर की फ्लेक्शन को डिस्कस करते हो तो आप सिंपल सी बात कहते हो कि हमारे पास अगर पेशेंट आता है और वो इस रेंज के मिड में है दैट मीन्स ही इज़ नॉर्मल। अगर तो उसकी रेंज इससे कम आ रही है दैट मीन्स समथिंग एल्स इज वर्किंग ऑन दैट, ओके। मतलब वहाँ पे कोई और इशू है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीज़ें इतनी खराब हैं, ठीक है। सो हमने उसकी कॉज को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में थ्री जो टाइप्स हैं आपके पास एक्सरसाइज की। सबसे पहले तो इंट्रो होता है आपके पास चैप्टर का, ठीक है। विद दैट आप टाइप्स ऑफ आरएम एक्सरसाइजेस देखोगे, फिर इंडिकेशंस देखोगे कि आरएम एक्सरसाइजेस में लाइक पैसिव क्यों देनी होती है, एक्टिव कब देनी है, एक्टिव असिस्टिव कब देनी है, ठीक है। फिर लिमिटेशंस को आप डिस्कस करोगे कि हमारे पास पैसिव मोशन होगा तो हमारे पास क्या लिमिटेशंस है पैसिव मोशन की। फिर हमारे पास एक्टिव आरओएम है तो उसकी क्या लिमिटेशंस है। यूजुअली आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हो। प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी आप देखते हो, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज़ करके अप्लाई करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को, प्रोसीजर्स को, ठीक है, जिसमें एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट प्लानिंग वगैरह, ठीक है। पेशेंट के प्रिपरेशन से लेके हम टेक्निक को अप्लाई कैसे करना है ये सारा हम डिस्कस करते हैं। विद दैट हमें एप्लीकेशन देखनी है कि पैसिव आरओएम हमने कब अप्लाई करनी है, एक्टिव कब करनी है, एक्टिव असिस्टिव कब करनी है, ठीक है। आरओएम की टेक्निक्स हैं जो अपर लिम्ब की हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हैं, सर्वाइकल होगी, लंबर होगी, कंबाइंड पैटर्न मोशंस आएंगे, साइज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेल्फ असिस्टेड लाइक सेल्फ असिस्टेंस के साथ आप कैसे कर सकते हो, जिसमें टी बैंड एक्सरसाइज है, वॉल क्लाइंबिंग है, ओवरहेड पुल्लेज हैं, स्केटबोर्ड्स हैं, रेसिप्रोकल एक्सरसाइज यूनिट्स हैं। फिर कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन, बेसिकली ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो आप यूज़ करते हो। तो ये किस तरीके से परफॉर्म हो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जनरल गाइडलाइंस किस गाइड के अंदर के कौन सी गाइडलाइंस ऐसी हैं जिनके अंडर क्या आता है और इसमें आप अप्लाई करते हो, ठीक है। फिर फंक्शनल पैटर्न्स उनके थ्रू, आरएम के थ्रू आप कैसे करते हो और इंडिपेंडेंट, फिर हम मेजरली ये सारी चीज़ों की डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रो से। आज हम इंट्रो और टाइप्स को डिस्कस करेंगे मेजरली, ताकि हमारे पास लेक्चर छोटा भी रहे और हम चीज़ों को और अच्छे से और डिटेल में देख सकें, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन, आपके पास जो टेक्निक है मेजरली आप क्या कहते हो, हमारे पास यही बात है ना कि जैसे मैंने आपको बताया बेसिक टेक्निक है जो आप एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हो कि मूवमेंट कितनी है। विद दैट आप ये देखते हो कि थेराप्यूटिक इंटरवेंशन जब आपने कोई इनिशिएट करवानी है तो आपको पता हो कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। अगर आपको पता है फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज शोल्डर फ्लेक्शन की 160 से 180 है तो इसके मिड में ही लाई करना चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्लाइट सी डिफ्रेंसिएशन आ सकती है पर बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। लेकिन 160 से 180 की रेशियो इसीलिए दी गई है कि अगर कोई डिफ्रेंसिएशन स्ट्रक्चरली आ रही है लाइक एनाटॉमिकल है ही वो, उसकी रिस्ट्रिक्शन ही इतनी एनाटॉमिकल, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई आ रहा है, मतलब मैं आपको सिंपल सी कहूँ उसकी बनावट ही ऐसी है, इससे ज़्यादा वो शायद बाजू पर नहीं लेके जा सकता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसकी बनावट ही उसकी बॉडी की ऐसी है कि वो उससे ज़्यादा बाजू ऊपर नहीं लेके जा सकता। दैट मीन्स कि वो उसकी बॉडी की सेल्फ वहाँ पर स्ट्रक्चर है, सेल्फ स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि आपने मेजरली अगर कोई डिजीज़ है, अगर कोई इंजरी है, अगर कोई पैथोलॉजी है
तो बैक साइड पे आपने वो देखना है। विद दैट अगर कोई स्टिफनेस है, मसल टाइटनेस है, जॉइंट इशू है, तो ये आपने फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि आप स्ट्रक्चरली कोई चीज़ चेंज तो नहीं करते ना, आपने तो पैथोलॉजी फाइंड आउट करनी है कि बैक साइड पे क्या इशू चल रहा है। अब हमारे पास क्या आया कि मूवमेंट जो होती है ना, बेसिकली मसल्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स जो मूव करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कॉज करते हैं, मूवमेंट। ठीक है, क्या होती है, मसल्स हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स जब वो बोन्स को मूव कराते हैं ना, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मूवमेंट। ठीक है, हमारे पास सिंपल सी मूवमेंट की उन्होंने आपको डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, कि हमारे पास जब कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी चीज़ आपके पास एक्ट कर रही होती है ना, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो कहलाती है मूवमेंट। ठीक है, अब मेजरली जब आप सारी चीज़ें देखते हो कि आपके पास किस तरह का पैटर्न है, क्या चीज़ें आ रही हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के थ्रू आ रही, तो फिर भुगतते करती रहती है। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ आ गई हैं, तो आपके पास इस चीज़ को समझना ईजी है कि आराम क्या था, मूवमेंट क्या थी, अब इसके पीछे मैकेनिक्स क्या है। लाइक आप मूवमेंट तो देख रहे हो ना, जैसे आप इन्होंने बता दिया कि आप कोई भी मसल्स या सेल्फ एक्सटर्नल कोई भी फोर्स है, अगर वो बोन्स को एक पैटर्न में मूव कराती है, तो उसकी रेंज ऑफ मोशन होती है। ठीक है, सो मेजरली अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करती है कोई नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, जाहिर सी बात है, हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो जो बोन मूव कर रही है, वो कनेक्ट कर रही है अपने जॉइंट्स के साथ, वो इन्फ्लुएंस कर रही है जॉइंट के स्ट्रक्चर को भी, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी, वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी। तो दैट मीन्स कि अगर हम एक सिर्फ बोन को मूव करते हैं, तो हम कितनी ज़्यादा चीज़ों को आप फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक आप जॉइंट्स की पैथोलॉजीज को फाइंड आउट कर सकते हो, सॉफ्ट टिश्यूज़ की पैथोलॉजीज को, आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम सिंपल टर्म्स में कह रहे हैं कि हमारे पास मसल में कोई टाइटनेस हुई हुई है, तो अगर आप उसको चेक करना चाहते हो, या मसल कितना फ्लेक्सिबल है वो चेक करना चाहते हो, तो हम इन सारी चीज़ों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स रेंज ऑफ मोशन के थ्रू आप कितना कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप मूवमेंट के मैकेनिक्स के साथ साथ आपकी सारी चीज़ें फाइंड आउट, क्योंकि हमारा काम डायग्नोसिस है, मेजर काम डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है ना। तो अगर आपका डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं होगा, अगर एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ डॉक्टर आपका डायग्नोसिस अच्छा ही नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी उसको ट्रीटमेंट देते जाओ, आप क्या ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है, मेजरली आप क्या चीज़ परफॉर्म करवा सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कुछ एक्सरसाइजेज बेसिक गाइड करोगे, जिससे शायद उसको कुछ हद तक रिलीफ मिल भी जाए। लेकिन उसकी पैथोलॉजी, जो उसकी बैक कॉज है, वो अगर आप नहीं ढूंढोगे, तो उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, या उसको उसकी डिज़ीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो मेजर आपने सारी चीज़ों को रूल आउट करना होता है। अब हमारे पास ये है कि यहाँ पे फुल पॉसिबल मोशन जो दो बोन्स के बीच में हो रहा होता है, वो हमारे पास कहलाता है रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, हम पहले भी इस चीज़ को बात कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फुल पॉसिबल मोशन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, जो हमारे पास दो बोनी स्ट्रक्चर्स के बीच में हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ, उसका वो रेंज ऑफ मोशन कहलाता है। अब हमारे पास अगर स्ट्रक्चर्स अफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग आरएम एक्टिविटीज़, लाइक मसल्स हो गए, जॉइंट सरफेसेस हो गई, या कैप्सूल हो गए, लिगामेंट्स, फिशिया, वेसल्स और नर्व्स, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स हमारी एनाटमी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हम जब ये एक्टिविटी करवा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, कौन सी बोन्स हैं, कौन से मसल्स हैं, कौन से जॉइंट्स हैं, कौन से कैप्सूल्स हैं, कौन से लिगामेंट्स हैं, फेशियाज हैं, वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जॉइंट और मसल की जो रेंज होती है ना, इट्सेल्फ, वैसे जॉइंट की रेंजेस हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, अब जॉइंट को हम कैसे मुहैया करते हैं, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को गोनियोमीटर से, जैसे हम डिफरेंट, आप लोगों ने डिफरेंट जगह पे इस चीज़ को पढ़ लिया होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया, सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया गया है, आगे भी आपकी इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी। गोनियोमीटर आप रेंजेस को मुहैया करने के लिए रखते हो, लाइक उसका जो फिक्स्ड आर्म होता है ना, ठीक है, वो आप रखते हो अपनी बॉडी के पार्ट पे, उस पे जो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर की चेक करना चाहती हूँ, तो आपके पास जो ये स्कैपुला वाला रीजन है, या जो आपकी ट्रंक वाला रीजन है, आप यहाँ पे रखते हो उसका फिक्स्ड आर्म,
और आप जो मूव करने वाला आर्म है वो साथ साथ पेशेंट की बॉडी के मूव करवा लो, एक मेथड ये होता है। सेकेंड ये होता है आप पूरी मूवमेंट करवा लो और फिर फिक्स आर्म को उसकी तरफ सॉरी मूवमेंट वाले आर्म को उसकी तरफ ले जाओ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उसकी कितनी डिग्री मूवमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है मेजरली आप किस तरह से चेक कर। अब मसल की जो रेंज है ना वो रिलेटेड होती है कि उसकी फंक्शनल एक्सकर्शन कितनी है मसल की, ठीक है। लाइक जो डिस्टेंस है ना मसल का, वो कितना मसल शॉर्ट हो रहा है आफ्टर द मैक्सिमम एलोंगेशन, ठीक है। मसल एक्सकर्शन की जो डेफिनेशन है ना वो ये कहती है कि मसल एक्सकर्शन ऑफ मसल्स ये है कि जो डिस्टेंस है ना जब मसल एक लेंथनिंग के बाद शॉर्टनिंग की तरफ आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने शोल्डर पे प्रॉपर फुल जो है ना अच्छा शोल्डर को हम छूते हैं, यहाँ पे ना हम एल्बो की एग्जांपल है क्योंकि एल्बो में ज़्यादा इजी हो जाती है, ठीक है। एल्बो में ना आप बाजू बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, ठीक है, बाजू को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, तो आपके पास बिल्कुल एक्सटेंशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हमें ये बात पता है ना, एल्बो की एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाती है, दैट मीन्स 0 डिग्री। अब क्या होता है जब आप इसको कंप्लीट एक्सटेंशन में लेके जा रहे हो, अब यहाँ पे कौन सा मसल स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पे आपका बाइसेप स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। आपका बाइसेप क्या हो रहा है, इलोंगेट कर रहा है, इलोंगेशन हो रही है, उसका फुल जो अपनी लेंथनिंग पोजीशन में वो जा रहा है। अब क्या करोगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बाजू को कर्ल अप करोगे या इसको फोल्ड करोगे, जिसको आम वर्ड्स में हमारे टर्म्स में क्या कहते हैं, आप ऊपर की तरफ फोल्ड करो अपने बाजू को, तो वो जैसे ही पेशेंट यूँ फोल्ड करता है तो उसका जो बाइसेप्स है वो अपनी शॉर्टनिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाइसेप्स अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो लेंथनिंग के बाद शॉर्टनिंग का डिस्टेंस है ना ये इसकी कहलाती है फंक्शनल एक्सकर्शन, ठीक है। एक मसल की कितनी मूवमेंट की कैपेसिटी है या कितना डिस्टेंस वो कवर करती है एलोंगेशन के बाद शॉर्टनिंग की तरफ वापस आने के लिए, वो उसकी फंक्शनल एक्सकर्शन कहलाती है, ठीक है। अब फंक्शनल एक्सकर्शन जो होती है ना वो डिपेंड करती है जॉइंट के ऊपर, मसल्स जो उसको क्रॉस कर रहे हैं, म्यूचुअली जो मसल्स क्रॉस कर रहे होते हैं ना किसी भी जॉइंट को, उनके ऊपर कर रही होती है। अगर वन जॉइंट मसल है तो रेंज जो होगी ना वो लिमिटेड होगी एक ही जॉइंट के ऊपर, जैसे ब्रिकियालस हो गया। लेकिन अगर टू जॉइंट या मल्टी जॉइंट है तो उसमें डिपेंड करता है, लाइक एक्सटेंड, अगर एक जॉइंट से एक्सटेंड करिए तो वहाँ पे एक्टिव एफिशिएंसी काम करेगी। लाइक मसल जो है प्रॉपर जो है ना अच्छा हाँ, इसमें दो डेफिनेशंस है ना, ठीक है। हम यहाँ पे दो डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं, एक मिनट हम नीचे चलते हैं। अब हम यहाँ पे दो डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं जिनमें इन्होंने आपको बताया हुआ एक्टिव एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेकंड जो आपके पास टर्म होगी वो पैसिव एफिशिएंसी की होगी, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं कि हम, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताती हूँ टू जॉइंट मसल्स की जो आपकी बुक में ही दी हुई है, ठीक है। एल्बो में बाइसेप मसल जो होता है, इफ इट कॉन्ट्रैक्ट्स मूव द एल्बो इनटू फ्लेक्शन एंड फोरआर्म इनटू सुपिनेशन, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा while simultaneously moving the shoulder into flexion it's shortened to a point known as active efficiency where it can shorten no more, ठीक है। अब ये सारी मूवमेंट आप कंबाइन परफॉर्म करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्बो पे क्या हुई फ्लेक्शन, एल्बो पे क्या हुई सुपिनेशन, विद दैट आपने क्या की सिमल्टेनियसली आपने शोल्डर पे फ्लेक्शन परफॉर्म की, ठीक है। अब ये आपके पास बाइसेप्स की इससे ज़्यादा शॉर्टनिंग नहीं हो सकती, मतलब इससे ज़्यादा, ये एक मसल की एंड रेंज है, ठीक है। ये एक मसल का एंड आ गया, ये इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज एक्टिव इनसफिशिएंसी, सॉरी, एक्टिव इनसफिशिएंसी। तो आपको एक्टिव से ऑपोजिट करना है पैसिव को, ठीक है। एक्टिव से ऑपोजिट करना है पैसिव को, तो पैसिव का मतलब ये होगा कि मैक्सिमम एलोंगेट, मैक्सिमम लेंथनिंग, मैक्सिमम स्ट्रेच आप किसी मसल को जब करते हो ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पैसिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। अब आपको शायद ये चीज़ याद रह जाए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लाइक आपको पास केस सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को हाँ, याद रखो और इन चीज़ों की आपको डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए, ठीक है। दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। जब आपके पास मसल कंप्लीट शॉर्टनिंग पोजीशन, शॉर्टनिंग क्या होती है, जब एक मसल अपना काम कर रहा है वो मैक्सिमम काम कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसकी मैक्सिमम जो शॉर्टनिंग है वो क्या कहला रही है, एक्टिव इनसफिशिएंसी, उसके बाद वो शॉर्ट नहीं हो सकता। और पैसिव क्या है, जब मसल एकदम से
कंप्लीट इलांगेट हो गया है, ठीक है। वो कैसे हो रहा है, एल्बो की एक्सटेंशन, उसकी प्रोनेशन, विद दैट आप शोल्डर पे भी एक्सटेंशन कॉज कर दो, ठीक है। तो ये सारी तीनों मूवमेंट्स मिला के आपके पास पैसिव इंसफिशिएंसी आती है। ये एक एग्जांपल है, इसके अलावा भी बॉडी में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकी, ठीक है। तो हर जॉइंट पे आपको ये बताया जा रहा है एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होती है और पैसिव ये होती है टू जॉइंट मसल्स में या मल्टी जॉइंट मसल्स में इनकी मूवमेंट या किस तरह से आती है। अब अगर ऑप्टिमल फंक्शन चाहिए तो मिड प्रोपोर्शन में आपको रखना पड़ता है फंक्शन एक्सप्रेशन को। दैट मीन्स आपको एक मिडल पॉइंट चाहिए होता है जहाँ पे आप प्रॉपरली आप हर चीज़ परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। अब हमें नॉर्मली मेंटेन रखना है आरओएम को, तो हम डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपके पास आरओएम डिक्रीज हो गई है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि न्यूरोलॉजिकल इशू है, कोई जॉइंट का इशू है, कोई सिस्टमिक है, मस्कुलर है, ट्रोमेटिक है, कोई सर्जिकल इशू है, कोई इनएक्टिविटी हुई है, कोई इमोबिलाइजेशन है, कुछ भी है, कोई फ्रैक्चर्स हैं, कुछ भी। आपके पास इन सारी चीज़ों की बैक साइड जो पैथोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। विद दैट आप सारी चीज़ रखोगे कि यहाँ पे अब आपने इसको मेंटेन करना है आयरन एक्सरसाइज के साथ, सॉफ्ट टिश्यूज की जॉइंट की मोबिलिटी के साथ। आपने जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो रही है उसको प्रिवेंट करना है, उसको लॉस नहीं होने देना, मिनिमाइज करना है, कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं बनने देने। 90% रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस का मकसद कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंशन होता है, क्योंकि जब आप रेंज ऑफ मोशन एक लाइट एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन इटसेल्फ, अब मैं आपको इसकी दोनों की डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन एक तो आप नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हो, इसी मोमेंट को जब एज अ थेरेपिस्ट आपको ट्रीटमेंट के तौर पे देता है तो वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कहा जाता है उनको, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप अपने पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस गाइड कर रहे हो तो वो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बन जाती हैं, और आप स्पेसिफिक इंटरवल्स के साथ उसको बता रहे हो कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितनी टाइम रिपीटिशंस करनी है, कितनी बार करनी है, और अंडर व्हाट कंडीशंस कितनी आपने रेंज लेके जानी है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी, डैमेज हो सकता है, कुछ भी सारी जो गाइडेंस थी। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, ठीक है, आपकी किसी स्पेसिफिक फिजिकल थेरेपिस्ट या डॉक्टर से गाइडेंस के बाद आप इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ लेके चलते हो। ये आपने बेसिकली पेशेंट को साथ साथ गाइड करना है। आपके पास सारी चीज़ें इस तरह से क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मेजर चीज़ है ना, ठीक है, हमारे पास इसमें और कोई चीज़ नहीं थी, ये मेजर यही थी कि इसकी बैक साइड पे क्या कॉजेस हैं और आपने इस चीज़ों में क्या देखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइप्स, ठीक है। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं जो हम हर जगह आपको बोली जाती हैं, ठीक है। हर जगह आपको टीचर्स भी समझाते हैं, बताते हैं, वो यही है कि 3 तरह की होती है। पैसिव और रेंज ऑफ मोशन, जो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको बाहर से लग रही है, ठीक है, चाहे वो एज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट लगा रहा है, चाहे पेशेंट इटसेल्फ अपने दूसरे आर्म से अपने दूसरे लिम्ब को यूज़ कर रहा है, कोई ग्रेविटी है, कोई मशीन है, या कुछ भी, ठीक है, जो आउटसाइड फ्रॉम लाइक बॉडी, ठीक है। हमारे पास जो अगर बॉडी का इटसेल्फ कोई मसल काम नहीं करे, जहाँ पे सॉरी मसल की एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पैसिव आरओएम, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। सेकेंड वन वॉज द एक्टिव, जहाँ पे मसल्स आपके अपने मसल्स जो क्रॉस कर रहे हैं उन जॉइंट्स पे, जो जो प्रेजेंट है उन जॉइंट के आसपास, जिनका वहाँ पे फंक्शन है, वो अगर परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। अभी बाहर से कोई फोर्स नहीं है, जब आप खुद मूवमेंट कोई परफॉर्म कर रहे हो तो क्या है, एक्टिव। जब आपका थेरेपिस्ट आपके ऊपर मूवमेंट परफॉर्म करा रहा है, पैसिव। और जब आप और थेरेपिस्ट मिलके, मतलब मैं भी एक्टिवली परफॉर्म की लेकिन मेरी हाफ मूवमेंट हुई है, इससे ज़्यादा मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा, ड्यू टू पेन, ड्यू टू स्टिफनेस, एनीथिंग, ठीक। फिर क्या होगा, फिर आपका थेरेपिस्ट उससे ज़्यादा रेंज लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव असिस्टेड। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, पैसिव का और एक्टिव का कॉम्बिनेशन कहलाता है एक्टिव असिस्टेड, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि मैकेनिकली या मैनुअली आउटसाइड की फोर्स और मसल का इटसेल्फ दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव असिस्टेड, ठीक है। आधी मूवमेंट मैंने की लेकिन मेरी इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो कोई ना कोई असिस्टेंस आपने यूज़ करके उसको मूवमेंट को कंप्लीट किया जितना हो सकता था, जितनी पेशेंट की टॉलरेंस थी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव असिस्टेड। सो आज हमने ये तीनों चीज़ें डिस्कस करनी है, इन तीनों टाइप्स को डिस्कस किया, बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।